अब हम आते सेक्शन नंबर 100 के ऊपर। यहाँ पे हमको कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन गिवन है एंड आप देखोगे सेक्शन नंबर 101 में हमको मर्डर की डेफिनेशन गिवन है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अब इनके जो पनिशमेंट्स हैं वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन इनकी डेफिनेशंस के ऊपर भी डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। ओके इसी तरीके से हम सेक्शन नंबर 100 का जो मेन क्लॉज है वो भी कवर कर लेंगे एंड 101 जो कि मर्डर है इसका भी मेन क्लॉज हम डिफरेंस के थ्रू ही कवर कर लेंगे। ओके आपको यहाँ पे याद रखना है दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 100 एंड सेक्शन नंबर 101 इज ऑफ इंटेंशन। ओके अगर थोड़ी ग्रेव इंटेंशन होगी, जो भी ऑफेंडर होगा, जो भी एक्यूज्ड होगा, उसकी ग्रेव इंटेंशन होगी तो उसको हम मर्डर में लेके आएंगे एंड इसकी थोड़ी अगर लेस ग्रेव इंटेंशन होगी तो इसको हम कल्पेबल होमिसाइड में लेके आएंगे। ये थोड़ा लेमैन टर्म्स आपको मैं बता रहा हूं कि मेन आपको इंटेंशन को चेक करना है। ओके अब सेक्शन नंबर 100 एंड 101 दोनों जगहों पे जो भी विक्टिम होगा उसकी डेथ होना कंपलसरी है। ओके अगर फॉर एग्जांपल ए बी को शूट करता है लेकिन बी को गोली नहीं लगती है तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे दैट हियर इट इज अटेम्प्ट टू कॉज मर्डर। इसके पनिशमेंट हमको आगे जाके गिवन है लेकिन हम इसको कल्पेबल होमिसाइड या फिर ऑब्वियसली मर्डर में लेके नहीं आएंगे। तो बेसिक चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। ओके अब इसका हम डिफरेंस देखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आप देखोगे फर्स्ट पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। अब देखोगे फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। अब अगर आप मर्डर का भी फर्स्ट पार्ट देखोगे, मर्डर का भी ए पार्ट आप देखोगे तो सेम लैंग्वेज यहां पे भी यूज करी गई है। इफ द एक्ट बाय विच अ डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ओके तो यहां पे आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का जो ए पार्ट है यहां पे सिमिलर वर्डिंग्स यूज करी गई है एंड इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड पार्ट ए ऑफ मर्डर डेफिनेशन। ओके दोनों जगह पे इंटेंशन की बात करी गई है, यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन की डेथ कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो यहाँ पे हम या तो कल्पेबल होमिसाइड में लेके आएंगे या इसको हम मर्डर में लेके आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ए ने बी को शूट किया 6 बार, वो मर गया, उसके बाद इसको शूट करता रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज हायर लेवल ऑफ इंटेंशन। तो नॉर्मली ऐसे केसेस को कोर्ट जो है मर्डर में लेके जाती है। अब एक कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक केस को वो कल्पेबल होमिसाइड में लेके जाएंगे या फिर वो उसको मर्डर में लेके जाएंगे। फर्स्ट पार्ट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी whoever does any act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं वो है likely to cause death, यानी आपके एक्ट से डेथ कमिट हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। इट इज likely to cause death। इसको मर्डर के साथ कंपेयर करते हैं। जो मर्डर का बी पार्ट है वहां पे लिखा हुआ है इफ द एक्ट बाय विच अ डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। यहां पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे नॉलेज का थोड़ा सा एडिशनल एंगल यूज किया गया। दोनों जगहों पे लाइकली टू कॉज डेथ की बात करी गई है, पर मर्डर में आप देख रहे हो जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उसको नॉलेज है कि मेरे एक्ट से शायद डेथ कॉज हो सकती है। कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा नॉलेज का एंगल नहीं था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड पार्ट बी ऑफ मर्डर। अब आप अगर यहाँ पे सी पार्ट ऑफ मर्डर देखोगे, पार्ट सी ऑफ मर्डर देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted
इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यहां पे सफिशिएंसी का एंगल आ चुका है, इसको भी हम सेकेंड पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड से कंपेयर करेंगे, दैट द एक्ट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यहां पे सफिशिएंसी का एंगल आ चुका है, यानी आपको पता है कि जो आप एक्ट को कॉज कर रहे हो, इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यानी फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी को 2 बार गोली मारता है एंड 2 बार इसको गोली ब्रेन के ऊपर मारता है। अब यहाँ पे ए को पता है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट है टू कॉज डेथ। अगर आप किसी के ब्रेन पे शूट करोगे तो उसकी डेथ होगी ही होगी, इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी के हाथ के ऊपर गोली मारता है। अब हाथ के ऊपर गोली मारने से इट इज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यहां पर हम इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर यानी सेक्शन नंबर 100 में लेके आ सकते हैं, बिकॉज यहां पे हाथ में मारने से डेथ हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। यहां पे इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। एक या 2 केसेस में डेथ हो भी सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर आप हाथ में मारोगे तो डेथ कमिट नहीं होती है। तो यहां पे आप सफिशिएंसी का एंगल लेके नहीं आ सकते हो। ओके, तो थर्ड पार्ट ऑफ मर्डर जो है यानी पार्ट सी ऑफ मर्डर जो है, इसको भी आप सेकेंड पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के साथ कंपेयर करोगे। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट इन पार्ट सी ऑफ मर्डर द एंगल ऑफ सफिशिएंसी इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज द act which is done by the accused is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. एंड इसके बाद जो आपसे मैंने शूटिंग का एग्जाम्पल डिस्कस किया है, ब्रेन और हाथ वाला, इसको आप लिख सकते हो। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं पार्ट 3 ऑफ कल्पेबल होमिसाइड को पार्ट डी ऑफ मर्डर से। अब पार्ट 3 में लिखा हुआ है विद द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। यहां पे आप देख रहे हो नॉलेज का एंगल आ चुका है। ओके, एंड यहां पे लिखा हुआ है कि जो ऑफेंडर है उसको नॉलेज है कि उसके एक्ट से शायद डेथ कॉज हो सकती है। अब हम इसको मर्डर से कंपेयर करते हैं। डी पार्ट ऑफ मर्डर बोलता है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous, that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. अब यहां पे भी आप देख रहे हो पार्ट डी में नॉलेज की बात करी गई है। You can read here, if the person committing the act by which a death is caused knows that it is so imminently dangerous. Knows की बात यहां पे भी करी गई है, बट यहां पे आप देख रहे हो जो एक्यूज्ड है उसको इस चीज की नॉलेज है कि जो इसका एक्ट है इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ ऑफ द विक्टिम। यानी इसके एक्ट से सारी प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि इस पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है। तो यहां पे हायर लेवल ऑफ नॉलेज की बात करी गई है। ओके, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए इज अ पर्सन, ये बी को टांग पे गोली मारता है। अब यहां पे ए नोज दैट दिस एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहां पे डेथ हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। उसको नॉलेज है कि टांग पे गोली मारने से अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो डेथ कॉज हो सकती है। ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ए को पता था दैट बी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर इन लेग, उसके लेग में कुछ डिसऑर्डर था। एंड ए को यहां पे पता था कि अगर आप बी के लेग पे गोली को मारोगे तो उसकी डेथ जो है इट विल बी कॉज्ड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज उसको टांग का डिसऑर्डर है एंड वहीं पे आप गोली मारोगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ ऑफ बी। यहां पे भी नॉलेज की ही बात आ रही है। ए को यहां पे स्पेशल नॉलेज थी कि बी के टांग में डिसऑर्डर है। ओके, लेकिन इस एक्ट को आप
कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके नहीं जाओगे, यानी सेक्शन नंबर 100 में आप इसको लेके नहीं जाओगे, इसको आप मर्डर में लेके आओगे। बिकॉज जो यहाँ पे नॉलेज है इट इज हायर लेवल ऑफ नॉलेज। उसको पता है अगर वो गोली मारेगा देन इट विल कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज वाई इसको हम मर्डर के डी पार्ट के अंदर लेके आएंगे। ओके तो जो क्लॉज बाय क्लॉज डिफरेंस हमें समझा है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस डिफरेंस फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके अब सेक्शन नंबर 100 की जो इलस्ट्रेशंस हैं इसके ऊपर हम आते हैं। यहां पे बोला गया है कि एक बंदा है, इसकी जॉब थी कि गड्ढे को कवर करेगा। अब इसने बड़े ही खराब तरीके से गड्ढे को कवर किया। ओके इससे होता क्या है, ए को पता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी पैर रखेगा तो उसको वो गड्ढे में गिर सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। स्टिल उसने उसके ऊपर सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया। अब जेड एक बंदा है, वो चल के आता है और उस चीज के ऊपर पैर रखता है। जैसे वो पैर रखता है गड्ढे में वो घुस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे ए को आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके आ जाएंगे। ओके बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए को श्योर नहीं था कि किसी बंदे की डेथ यहाँ पे कॉज हो जाएगी। अगर वो श्योरिटी का एंगल आ जाता तो हम इसको मर्डर में लेके चले जाते, बट यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ है, दैट इज वाई इसको हम यहीं पे लेके आएंगे। अब बी जो है इसका ये बोलता है कि ए को पता है कि जो पेड़ की झाड़ियां हैं उसके पीछे जेड खड़ा हुआ है। ओके और बी को उसके बारे में नहीं पता है। ए बी को बोलता है कि तू यहाँ पे शूट कर, झाड़ी पे शूट कर। अब बी को पता नहीं कि जेड पीछे खड़ा हुआ है और वो शूट कर देता है। जैसे वो शूट करता है जेड को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि बी तो कोई ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज बी को पता ही नहीं था कि जेड है झाड़ियों के पीछे। लेकिन ए जो है इसको आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर दोगे, बिकॉज उसको पता था कि झाड़ियों के पीछे जेड खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको मर्डर में लेके नहीं आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ए को कोई श्योरिटी नहीं थी कि अगर बी गोली चलाएगा तो वो जेड को ही जाके लगेगी, कोई श्योरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे दैट इज वाई इसको हम यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में लेके आ रहे हैं और मर्डर में लेके नहीं जा रहे हैं, बिकॉज थोड़ा यहाँ पे सफिशिएंसी का एंगल मिसिंग था। अगर सफिशिएंट एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ऐसा कोई काम होता तो मर्डर में लेके जाते। सपोज ए ने जेड को रस्सियों से बांधा हुआ है और वो बी को बोलता है कि तो उसके ऊपर गोली चला दे। अब यहाँ पे बी अगर जेड के ऊपर गोली चलाएगा तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ ऑफ जेड, बिकॉज गोली उसी को जाके लगेगी, ये श्योर है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे अगर जेड की डेथ कॉज हो जाती है तो हम ए को मर्डर के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। अब हम सी के ऊपर आते हैं। इसमें बोला गया है कि ए की ये इंटेंशन थी कि वो एक हिरन के ऊपर गोली चलाए। ओके अब वो हिरन के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली उस हिरन को नहीं लगती, उस डियर को नहीं लगती, वो जाके बी को लग जाती है तो झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। अब यहाँ पे आप ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की। ओके तो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हम उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश नहीं करेंगे। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपको पता है कि सामने वाले बंदे की डेथ कॉज हो सकती है, उसकी डेथ में एक्सेलरेशन आ सकता है, देन दैट विल बी कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन नंबर 98। फॉर एग्जाम्पल ए को पता है कि बी के हाथ में इंजरी हुई भी है और अगर वो उसको मारेगा वहां पे तो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। यहाँ पे अगर ए हाथ के ऊपर उसको मारेगा देन इन दैट केस अगर बी की डेथ कॉज हो जाती है तो ए को हम कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते हैं। बट नॉर्मल सर्कमस्टांस में अगर आप किसी को हाथ में मारोगे तो उसकी डेथ कॉज नहीं होगी, उसको आप हर्ट के लिए पनिश करोगे। लेकिन यहाँ पे एक नॉलेज थी कि बी को इंजरी हुई भी है
एंड दैट इज उसने उसको वहीं पे मारा है। ओके, इसलिए हम उसको यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते हैं। अब जो इसके सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे बोला गया है कि आप ये डिफेंस ले सकते हो कि जो विक्टिम है इसका अच्छे से ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर एक्यूज ने विक्टिम को मारा है, उसके बाद विक्टिम का ऑपरेशन अच्छे से नहीं हुआ, ये डिफेंस आप नहीं ले सकते हो। एक्यूज को आप पनिश करोगे ही करोगे अंडर कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब जिसकी थर्ड एक्सप्लेनेशन है, ये बोलती है कि अगर आप एक मदर है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, इसको आप मारते हो और इसकी वजह से इसके बच्चे के जो जिसके वॉर्म में बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस चीज के लिए आप कल्पेबल होमिसाइड में इसको लेके नहीं आओगे। लेकिन अगर ये बच्चा कि कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है, यानी ऑपरेशन जब होता है उसके बाद इस बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है, चाहे वो डेड ही क्यों ना हो, स्टिल इसको आप फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं आता है, देन इन दैट केस हम कल्पेबल होमिसाइड में लेके नहीं आएंगे। लेकिन आ जाता है बॉडी पार्ट बाहर, देन वी विल एक्चुअली ब्रिंग दिस अंडर कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो भी काफी बेसिक्स ही हैं। ओके, कोई एक उठा के देख लेते हैं हम, इसकी डी ही देख लेते हैं। इफ विदाउट एनी कॉज फायर्स अ लोडेड कैनन ऑन अ क्राउड ऑफ पर्संस एंड किल्स वन ऑफ देम, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। अब ए गोली उठाता है और क्राउड में वो मारने लग जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसको मर्डर में लेके आओगे, बिकॉज उसको पता है कि जो मेरा एक्ट है इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अगर आप गोली चलाओगे क्राउड के ऊपर तो पक्का है कि कोई ना कोई मर ही जाएगा उससे। दैट इज वाई ए को हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है कि अगर आप ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में एक्ट करते हो, सपोज ए को बी ने गुस्सा दिलाया एंड गुस्से में आके ए ने बी को मार दिया, तो यहाँ पे मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है मर्डर का। ओके, एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में सजा जो है वो डेथ पेनल्टी आप नहीं दे सकते हो, बिकॉज मर्डर से इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में। लेकिन इस एक्सेप्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी इसका भी कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें बोला गया है कि अगर जो गुस्सा है वो ए ने ही बी को दिलाया था, ए ने ही बी को पहले गुस्सा दिलाया था एंड बी ने फिर एक्ट किया, बी ने उल्टा ए को जवाब दिया, उसके वजह से ए को दोबारा गुस्सा आ गया और इसने बी को मार दिया। यहाँ पे ए को इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ए ने ही सबसे पहले प्रोवोकेशन किया था। ओके, इसका जो बी पार्ट है ये बोलता है कि अगर बी एक सपोज बी एक पुलिस ऑफिसर है, एंड ये जाता है ए के पास ए को अरेस्ट करने के लिए। अब ए को गुस्सा आ जाता है और वो बी को मार देता है। यहां पे ए को हम सेक्शन नंबर 99 की जो एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट नहीं देंगे एंड यहां पे उसको हम मर्डर के लिए ही कन्वर्ट करोगे। ओके, इसका जो सी है ये भी सिंपल सी बात बोलता है कि अगर सपोज ए जाता है बी के घर में और वो बी को मारने लग जाता है, बी ने प्राइवेट डिफेंस में ए के ऊपर हमला किया, इससे ए को गुस्सा आ गया एंड ए ने दोबारा से बी को मार दिया जान से। यहाँ पे आप ए को मर्डर में ही लेके आओगे, इसको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं दोगे, बिकॉज यहाँ पे बी वॉज एक्टिंग इन हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, तो ये हमको इसमें याद रखना है। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था या फिर नहीं था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोवोकेशन है वो ग्रेव भी होना चाहिए और सडन भी होना चाहिए। यानी कि ए ने एक सेकेंड, यानी ए ने कोई बहुत ऐसा एक काम करना चाहिए जिससे बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए
यानी ग्रेव गुस्सा आ जाए, ग्रेव लेवल का गुस्सा आ जाए। ओके, एंड ये जो गुस्सा है ये सडन में होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को 2 दिन पहले गालियां दी थी और अब 2 दिन के बाद बी को गुस्सा आ रहा है उस चीज के लिए एंड फिर वो ए को जाके मार रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस बी को हम इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे, बिकॉज अभी जो सडन का एंगल है वो खत्म हो गया। अगर सपोज ए ने बी को ऑन द स्पॉट बहुत ज्यादा गालियां दी हैं, इन दैट केस बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो ग्रे वाला जो एंगल है वो सेटिस्फाई हो गया एंड सडन भी था ये, बिकॉज ऑन द स्पॉट ए ने बी को गालियां दी हैं एंड इतना गुस्सा है बी को कि उसने ए को मार दिया। यहाँ पे हम बी को इस एक्सेप्शन का बेनिफिट दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दोनों फुलफिल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको मर्डर के लिए कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इसके हम इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं। ये एग्जाम में पूछते हैं तो इसको हमको सारी की सारी रीड करनी पड़ेगी। इसकी जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें बोला गया है कि एक बंदा था, ओके, ए वॉज अ पर्सन, और इसको सपोज बी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया एंड इस गुस्से में आके ए ने बी के बच्चे सी को मार दिया। ओके, अब यहाँ पे ए ने बी को नहीं मारा, सी को मारा है। गुस्सा बी ने दिलाया था लेकिन मार उसने सी को दी है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम जो एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट नहीं देंगे। ओके, बिकॉज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो बी की तरफ से आया था, तो अगर वो बी को ही मारता तो हम कंसीडर करते इसको एक्सेप्शन देने का, लेकिन यहाँ इसने उसके बच्चे को मार दिया, देन वी विल नॉट गिव हिम द एक्सेप्शंस बेनिफिट। अब इसके हम सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इसमें बोला है कि एक बंदा है वाई, ये ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, इससे ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वाई की तरफ पिस्टल चलाता है, गोली चलाता है। अब यहाँ पे जो गोली है वो वाई को नहीं लगती है बल्कि जेड को लग जाती है। ओके, अब यहाँ पे ए की कोई इंटेंशन थी नहीं जेड को मारने की, लेकिन गोली उसको लग जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट देंगे, बिकॉज उसने जेड का मर्डर करना नहीं चाहता और उसको वाई की तरफ से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आया था। ए जो है वो वाई को ही मारना चाहता था, लेकिन गलती से अगर जेड को लग गया तो यहाँ पे हम उसको मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे। ओके, अब ए जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है और बी है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें ये डिफरेंस है कि ए इलस्ट्रेशन में जो हमारा ए है इसने इंटेंशनली इसने जो बच्चा है उसको मारा था, गलती से नहीं मारा था, उसने इंटेंशनली मारा था। यहाँ पे वर्ड जो है वो इंटेंशनली यूज्ड है। ओके, बट यहाँ पे सेकेंड इलस्ट्रेशन में गलती से मार दिया उसने, इंटेंशनली नहीं मारा था, एंड दैट इज वाई यहाँ पे उसको जो है एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब जो उसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है इसमें बोला गया है कि ए जो है इसको एक पुलिस ऑफिसर जेड ने अरेस्ट कर लिया, या फिर उसको अरेस्ट करने वो आया था। इससे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, उसको मार देता है। यहाँ पे ए को हम मर्डर के लिए ही पनिश करेंगे, एक्सेप्शन का बेनिफिट हम यहाँ पे ए को नहीं देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक्सेप्शन जो है ये तब काम नहीं करेगा जब आप एक पब्लिक सर्वेंट को मार रहे हो जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ओके, इवन तो पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अरेस्ट करने आए हैं, इससे आपको गुस्सा आ गया, इवन देन आप इस पर्सन का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर मर्डर नहीं कर सकते। एंड सेम विद डी, जो इलस्ट्रेशन नंबर डी है, इसमें ये बोला गया कि एक बंदा था, ये कटघरे में जाके खड़ा हो गया और इससे जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हमारे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब इससे उसको बहुत गुस्सा आ गया और इसने मजिस्ट्रेट के ऊपर गोली चला दी, उनको मार दिया। यहाँ पे भी हम
जो ए है इसको मर्डर के लिए ही पनिश करेंगे, एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। अब जो उसकी फिफ्थ इलस्ट्रेशन है इसमें बोला गया है कि ए जो है वो जेड के नोज पे ऐसे मारता है, उस पे हिट करता है, बार बार उसे परेशान करता है। अब यहाँ पे जेड अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करता है और उल्टा वो ए को फिर तंग करता है, उसको मारता है। अब इस वजह से ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड जेड को वो जान से मार देता है। ओके, अब यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था तो सही, बट जेड जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। एंड हमने पढ़ा है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सामने वाला एक्सरसाइज कर रहा है अपना, तो एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं दोगे और मर्डर के लिए उसको पनिश करोगे। अब जिसका एफ है इसमें बोला गया है कि जेड जो है ना वो बी को मारता है। जेड ने बी को पहला हमला किया उसके ऊपर। अब इससे बी को गुस्सा आ जाता है और वो जेड की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा सी जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ था। अब सी और जेड की दुश्मनी है। सी को लगा कि बी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसका मैं फायदा उठाता हूं। सी क्या करता है, वो बी के हाथ में चाकू दे देता है, एक नाइफ दे देता है वो, ताकि बी जो ऑलरेडी गुस्से में है उस चाकू से जेड को मार दे। ओके, अब यहाँ पे होता सेम ऐसा ही है। जो बी है सेम चाकू से जाके जेड को मार देता है। अब यहाँ पे बी को तो हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे, बिकॉज उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ऐड किया। बिकॉज जेड ने उसको गुस्सा दिलाया इसलिए बी ने उसको मार दिया, तो यहाँ पे उसको मर्डर के लिए तो कम से कम कन्विक्शन नहीं करेंगे। बट जो हमारा सी है जो वहीं पे खड़ा हुआ था जिसने चाकू दिए है, उसको हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश करेंगे। ओके, बिकॉज उसकी इंटेंशन यही थी कि इस चाकू से बी जेड को मार दे। ओके, तो यहाँ पे सी की इंटेंशन गलत थी एंड दैट इज वाई उसको हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश करेंगे। अब ये जो हमारा इलस्ट्रेशन है, ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बंदा चाकू को दे रहा है उसकी क्या पनिशमेंट होगी एंड जो चाकू से उस बंदे को मार रहा है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जिसका सेकंड एक्सेप्शन है ये बोलता है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में अपने राइट को एक्सीड कर जाते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। सपोज एक बंदा है, इसे घर में चोरी हो रही होती है, बी एक थीफ है, ये एक ही घर में आके चोरी कर रहा होता है। अब ए को पता लग जाता है एंड उसी टाइम वो बी की तरफ भागता है। अब यहाँ पे जैसे ही बी को पता लगा कि ए उठ चुका है, वो घर से बाहर भागने लगता है एंड जो भी चोरी का सामान है वो घर पे ही छोड़ के भागता है। अब यहाँ पे बी के पास चोरी का कोई आइटम नहीं था और वो घर से भाग रहा है। अब ए जो है पीछे से बी के ऊपर गोली चला देता है। अब यहाँ पे ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं ए को, बिकॉज चोरी का आइटम तो वहीं पे छोड़ के जा रहा था। स्टिल उसने गोली चला दी बी के ऊपर। इन दैट केस यहाँ पे ए ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड किया। यहाँ पे इसको ये चीज करने की जरूरत थी नहीं। अब इसको हम ए को हम मर्डर के लिए पनिश करेंगे या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम एक्सेप्शन नंबर 2 का बेनिफिट दे देंगे। जो हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 है वो यही बोलता है कि यहाँ पे अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सीड कर रहे हो तो आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा और मर्डर की पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर की पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब इसका थर्ड एक्सेप्शन है। यहां बोला गया है कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो है एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी पावर्स को एक्सीड करता है तो क्या होगा। सपोज एक पुलिस ऑफिसर जो है ए,
ये क्या करता है, ये एक चोरी करते हुए पकड़ लेता है बी को, बी चोरी कर रहा होता है, उसको ये पकड़ लेता है एंड उसको वो बहुत मारता है, बहुत मारता है उसे। अब यहाँ पे ए को ऐसा करने का राइट था ही नहीं, बिकॉज हमको पता है कि कस्टोडियल वायलेंस जो है वो आप नहीं कर सकते हो, किसी भी एक्यूज को आप थाने में नहीं मार सकते हो। ए ने यहाँ पे उसको मारा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मारा है, जिससे बी की डेथ ही हो जाती है। अब यहाँ पे हम ए को मर्डर के लिए कन्वर्ट करेंगे या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए करेंगे। यहाँ पे हम ए को जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शन नंबर 3 जो है वो उसको बचा लेगा। जो हमारा एक्सेप्शन 3 है वो पब्लिक सर्वेंट्स को बचाता है जो अपने ड्यूटी को एक्सीड करते हैं, यानी जो उनके पास पावर जो थी उसको यहाँ पे उसने एक्सीड की है एंड उसको मार ही दिया है। दैट इज वाई यहाँ पे ए को एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा और मर्डर में हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इसकी जो 4th एक्सेप्शन है, इसमें बोला गया है कि अगर ऑन द स्पॉट सडन एक लड़ाई होती है, पहले से लड़ाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर आपको एक्सेप्शन नंबर 4 में आना है तो जो लड़ाई है वो ऑन द स्पॉट सडन होनी चाहिए। सपोज ए और बी के बीच में लड़ाई होती है ऑन द स्पॉट। अब इस लड़ाई के चक्कर में बी गुस्से में आके ए को जान से मार देता है। ओके, अब यहां पे हम बी को एक्सेप्शन नंबर 4 जो है उसका बेनिफिट दे देंगे, बिकॉज बी ने एकदम सडन फाइट में ए को मारा है, ऑन द स्पॉट जो फाइट हुई है उसमें मारा है और गुस्से में उसको मारा है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि बी की एक बहुत ज्यादा सॉलिड इंटेंशन थी ए को मारने की, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने जस्ट गुस्से में आके मार दिया एंड दैट इज वाई उसको हम यहाँ पे मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पनिश करेंगे। ओके, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले जो लड़ाई है वो किसने स्टार्ट करी थी। ओके, यहाँ पे अगर सपोज लड़ाई जो है वो बी ने ही पहले स्टार्ट करी थी, स्टिल बी अगर ए को मार देता है तो बी को हम यहाँ पे एक्सेप्शन का बेनिफिट दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में तभी कन्वर्ट हो रहा है जब एक लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन हमको दिख रही है। ओके, गुस्से में हो गया या फिर प्राइवेट डिफेंस एक्सीड हो गया, यहाँ पे इंटेंशन का लेवल कम है। तो यही हमको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे सारा जो समझने के बाद है वो इंटेंशन की ही बात है। हायर लेवल ऑफ इंटेंशन इज मर्डर एंड लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन अगर होगा तो हम इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके आएंगे। अब जो हमारी 5th एक्सेप्शन है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक 18 साल से ऊपर का आदमी अपनी डेथ का कंसेंट देता है तो उस केस में क्या होगा। सपोज ए एक पर्सन है, ये बहुत ज्यादा बीमार होता है। ओके, ये वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। अब ए ने बी को बोला कि जो मेरा वेंटिलेटर का स्विच है इसको आप बंद कर दो, मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं और अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। सपोज ऐसी सिचुएशन है। अब यहाँ पे ए की जो उम्र है वो 18 ईयर्स से ऊपर की है। ओके, अब बी क्या करता है, ए की बात सुन के जो वेंटिलेटर का स्विच है वो बंद कर देता है। ओके, अब यहाँ पे बी को हम बोल सकते हैं कि बी ने ए को मारा तो जरूर है, उसको यहाँ पे पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन उसको हम मर्डर की पनिशमेंट नहीं देंगे, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की पनिशमेंट यहाँ पे देंगे उसको, बिकॉज एक्सेप्शन 5 उसको यहाँ पे सेव करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्सेप्शन 5 जो है वो तभी लगेगा जब जो बंदा कंसेंट दे रहा है उसकी उम्र 18 ईयर्स से ऊपर होगी। ओके, सेम एग्जांपल में अगर ए 17 साल का होता या 16 साल का होता और अगर वो बोलता कि भाई वेंटिलेटर को बंद कर दो, मुझसे और नहीं सहन हो रहा है, एंड बी कर देगा अगर,
इन दैट केस एक्सेप्शन 5 का बेनिफिट बी को नहीं मिलेगा और उसको आप मर्डर के लिए ही पनिश करोगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके नहीं आओगे। तो यहीं पे आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके हम एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। A by instigation voluntarily causes Z, a person under 18 years of age, to commit suicide. Here, on account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death. A has thereby abetted murder. अब यहाँ पे A ने Z को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया एंड इसकी वजह से Z ने अपनी ही खुद की ही जान ले ली। अब यहाँ पे Z ये काम कर रहा है एंड उसकी जो उम्र है वो 18 ईयर से कम की है, तो ए को हम एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे और उसको हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। लेकिन यही अगर जेड की उम्र 18 ईयर से ऊपर की होती और ए ने वही सेम काम किए, जेड को उसने सुसाइड करने के लिए उकसाया है, इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए पनिश करते हैं बिकॉज जेड की उम्र 18 साल से ऊपर की होती। ओके, अब टेक्निकली आप देखो तो इस इलस्ट्रेशन में कुछ गलती है कि यहाँ पे जो सजा होनी चाहिए थी वो अबेटमेंट टू सुसाइड की होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हो अबेटमेंट ऑफ मर्डर की पनिशमेंट की बात हो रही है एंड दैट इज वाई थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डिफेक्ट है। बट एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आपको जो इलस्ट्रेशन बोलती है वही टिक करके आना है। सेम अगर आपको सिचुएशन दे देंगे तो आपको अबेटमेंट ऑफ मर्डर में ही टिक करना है बिकॉज यहीं पे इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है।